नमस्कार स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन पर्टिकुलरली 3 ग्रुप हम लेके चल रहे हैं। 15 ग्रुप, 18 ग्रुप का बाद में करेंगे, 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, 15 ग्रुप। यह आपका नाइट्रोजन फैमिली है। ऑक्सीजन, हेलोजन, ये रेडियो एक्टिव है। आगे जो नोबल गैसेस हैं वो हम बाद में करेंगे, एक साथ ही करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने इसमें कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए इसमें अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही नहीं होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है ये उसकी वैलेंसी है। और जब कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, व्हाट फॉर्मल चार्ज इट एक्वायर, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसकी वजह से कितना उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इट इज द चार्ज लेफ्ट टू एन एटम व्हेन अदर एटम रिमूव एज ए आयन, एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए एलिमेंट। वैलेंसी की बात अगर हम करें तो नॉर्मल वैलेंसी नाइट्रोजन की जो 15 ग्रुप है आपका, उसकी वैलेंसी 2 है, 3 और 5। 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, उसके साथ आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। वैसे केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ले लेते हैं NH2 NP1 NP3 NH2 NP3 ग्राउंड स्टेट में बनाएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। और अगर एक्साइटेशन में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो नॉर्मल वैलेंसी नाइट्रोजन ग्रुप की होगी 3 और एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी होगी 5। हालांकि 5 वाली वैलेंसी नाइट्रोजन में नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन में एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। कब एक्साइटेशन होगा कब नहीं होगा, ये सारा हम केमिकल प्रॉपर्टी में करेंगे। और अगर 3 वैलेंसी है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। चलो ये सारा डिटेल में हम बात करेंगे। 16 ग्रुप में आपका है NH2 NP4 NH2 NP4। तो नॉर्मल वैलेंसी इसकी होगी 2, नॉर्मल वैलेंसी 2 होगी। और अगर एक एक्साइटेशन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है, तो वैलेंसी होगी 4। और अगर एक एक्साइटेशन और हो जाता है तो वैलेंसी होगी 6। तो 3 वैलेंसी होगी इसकी, 2, 4, 6। ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6। ऐसे ही अगर हम 17वां ग्रुप की बात करें तो NH2 NP5 ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 बनाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 बनाएगा और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 बनाएगा। तो 17वें ग्रुप की नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल वैलेंसी की, तो पहले ग्रुप की 15 ग्रुप की नॉर्मल वैलेंसी 3, 16 की नॉर्मल वैलेंसी 2 और 17 की नॉर्मल वैलेंसी 1 है।
3 2 1, अगले में 0। इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी 3 के साथ 5 भी है, 2 के साथ 4 और 6 भी है, और 1 के साथ 3 5 और 7 भी है। ये एक्साइटेड स्टेट में है। और ये जो अब नॉर्मल वैलेंसी जो है एक्साइटेड स्टेट में जो वैलेंसी है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में नहीं हो सकती। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, ऑक्सीजन 4 और 6 नहीं बनाएगा, फ्लोरीन 3 5 और 7 नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 को बना सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 3 बना लेता है, एक लोन पेयर रह जाता है उसमें। ये सारा बाद में करेंगे। तो ये नॉर्मल वैलेंसी है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नाइट्रोजन के ग्रुप के जो वैलेंस सेल है, नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये 3 ये। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और एक्साइटेड स्टेट में जाके 5 किसी से शेयर कर सकता है, और जिससे शेयर करेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो फिर +5 तक। तो -5 से लेके और +5 तक, -3 से लेके +5 तक ये नाइट्रोजन ग्रुप के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 भी होगी, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। उनमें से कुछ एक कॉमन होंगी, कुछ एक अनकॉमन होंगी। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। इनर पेयर इफेक्ट का भी रोल होगा। जैसे बिस्मिथ +5 नहीं कर पाएगा ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। जैसे लेड +2 में ज्यादा स्टेबल था +4 की बजाय, थैलियम +3 में की बजाय +4 में ज्यादा स्टेबल था, ऐसे बिस्मिथ भी +3 में ज्यादा स्टेबल होगा +5 की बजाय। तो -3 से लेके +5 तक जैसे जैसे डाउन आएंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेक्टर बढ़ता जा रहा है। 16 ग्रुप में लास्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, NH2 NP4 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और शेयर करेगा। तो मैक्सिमम कितने शेयर कर सकता है? 6। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और सेकंड एलिमेंट जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो -2 से लेके +6 तक। हालांकि ऑक्सीजन नहीं जा सकता इतना, क्योंकि ऑक्सीजन तो फर्स्ट एक्साइटेशन भी ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है। तो -2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी 16 ग्रुप में। 17 में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन इन है। 7 इलेक्ट्रॉन इन है मींस if it accept 1 electron then it is -1। और फिर फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन जो क्लोरीन में पॉसिबल नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में पॉसिबल है, -1 से लेके +7 तक। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें 15 ग्रुप में, तो -3 to +5। वैलेंसी की बात करें तो नॉर्मल वैलेंसी 3 और 5 है। ऐसे 16 में 2 4 6 वैलेंसी है, और -2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू करेगा। 17 ग्रुप आपका -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू करेगा। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस वैलेंसी में क्या शेप होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये सब हमने वेस्पर थ्योरी में किया हुआ है। वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करके आप इनकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो कुछ एक बातें अलग से जो स्पेसिफिक ग्रुप करेंगे।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक बात करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक तो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। एक कोई मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कर रहा है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जो एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट यूजुअली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा होता है व्हेन ए आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट एनर्जी इज रिलीज इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सारी प्रॉपर्टी काफी डिटेल में की हुई है, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं यहां। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस ग्रुप में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। नाइट्रोजन है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साथ कंपेयर करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती आती है। 3 लेते हैं पोलिंग स्केल पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फास्फोरस की 2.5 है, 2 है और कम है 1.8 1.9 के लगभग है नीचे की तरफ। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है 3.5, फिर कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। यह सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, दैट इज 4। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4। क्लोरीन की कम है 3.2 लेते हैं क्लोरीन की, और ब्रोमीन की और कम लेते हैं 3। ब्रोमीन और नाइट्रोजन लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की ज्यादा है 3.5, हम 3.2 3.0 2.5, इसकी है 4, इसकी 3.2 और इसकी 3 और इसकी 2.7। ऑक्सीजन की 4 है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे क्लोरीन और फिर नाइट्रोजन। हालांकि इन तीनों को हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं क्योंकि इनका साइज भी छोटा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, 15वें ग्रुप में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। जितना साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब हो गया टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, amount of energy released when extra electron is added is electron gain enthalpy। अगर हम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो फास्फोरस हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तो एक्सप्रेशन है, एक तो 18वां ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, पूरा 18 ग्रुप। एक सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक नाइट्रोजन। अल्कलाइन अर्थ मेटल, नोबल गैसेस एंड नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि जब इनको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एनर्जी रिलीज करने की बजाय एनर्जी गेन करेंगे। नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट फास्फोरस हैव नेगेटिव।
इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस की ज्यादा है। ऐसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और सल्फर भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी। बट सल्फर है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शायद इसकी 200 किलो जूल के लगभग है, रिलीज होगी ये 141 किलो जूल के लगभग एनर्जी रिलीज होगी। तो सल्फर है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम कर ले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ले लें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3.6 और 3.8 है। 3 पॉइंट फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 3.6 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको किलो जूल पर मोल में करोगे तो वैल्यू अलग आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो ये हमने पहले भी डिटेल में किया था कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की ज्यादा है फास्फोरस से, ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से, और फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से। और इसका रीजन तो सीधा सा है, जितना छोटा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रोजन यानी इन तीनों ही ग्रुप में एक्सेप्शनल केस है। कार्बन वाले भी सही है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है सिलिकॉन से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। रीजन इसका क्या है देखिए, फ्लोरीन का लास्ट शेल है 2p। फ्लोरीन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये लेगा 2p में, ये 3p में, ये 4p में और ये 5p। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो लेगा वो 2p में लेगा, और 2p में 5 तो पहले ही है, 2p में 5 है 5 है 5 है। फ्लोरीन में 2p 5 तो पहले ही है, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे पेयर हो रखे p5। तो p5 का क्या मतलब हुआ, p5 का मतलब हुआ ये, p5 में पेयर्ड है, दो तो पेयर्ड है एक अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड भी से पेयर्ड होगा तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगी। When all electron get paired, electronic repulsion will take place. तो क्योंकि फ्लोरीन have small size, फ्लोरीन have small size, due to very small size of fluorine, when extra electron is added to it, फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज है, इसलिए जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन विल टेक प्लेस। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें होती है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इट रिलीज लेस एनर्जी। जितनी एनर्जी इसको रिलीज करनी चाहिए थी उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती है, क्योंकि सम रिपल्सन इज कैंसिल, सम एनर्जी रिलीज इज कैंसिल आउट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिविटी के हिसाब से सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वैसी नहीं है। इसके लिए आपको यह कहना पड़ेगा कि बिकॉज फ्लोरीन है स्मॉलर साइज, सो इट अट्रैक्ट मोर, अट्रैक्ट तो ज्यादा करता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो ज्यादा है, बट व्हेन इट अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली अकोमोडेट, देन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन विल टेक प्लेस। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, its electron gain enthalpy is
लेस। क्लोरीन में 3p है, छोटा साइज है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं। बहुत बड़ा साइज है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, बहुत छोटा साइज है तो रिपल्सन बढ़ जाएगी। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्यों इजीली अकोमोडेट नहीं कर पा रहा? क्योंकि छोटा साइज होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है। आयोडीन क्यों अकोमोडेट नहीं कर पा रहा? बहुत बड़ा साइज होने से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम है। क्लोरीन में रिपल्सन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3p है, और 3p न्यूक्लियस के भी नजदीक होता है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो नेगेटिविटी तो ज्यादा है फ्लोरीन की। अगर हम सेपरेट ग्रुप में बात करें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहां तो सही है, एक्सेप्शन ये है। तो इसका कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका, पहले भी कर चुका, फिर से एक बार बता रहा हूं। ड्यू टू स्मॉलर साइज फ्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना साइज छोटा होगा उतनी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अट्रैक्शन टुवर्ड्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है जब कंप्लीट अकोमोडेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में तो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंप्लीट अकोमोडेट कर रहा है। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज फ्लोरीन हैव मोर अट्रैक्शन, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, so it is most electronegative element. But due to very small size, when it accommodates the electron completely, slightly electronic repulsion will take place. तो complete accommodation नहीं है। That is why gain enthalpy तो ज्यादा है फ्लोरीन की और नेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की। और वही सेम रीजन है ऑक्सीजन और सल्फर में। ऑक्सीजन का छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है सल्फर की, नेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। और एक और बात देखिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एक्सोथर्मिक है। ऑक्सीजन जब पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होने के बजाय एब्सॉर्ब होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट इज पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन की ही पॉजिटिव है, ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है, जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबल हो जाएगा, साइज भी छोटा है। जब इसकी भी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो बाकी एलिमेंट की तो पॉजिटिव होगी। बल्कि जितनी एनर्जी पहले में रिलीज हुई थी उससे भी ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगी दूसरे में, ताकि दोनों स्टेप मिला के एंडोथर्मिक हो जाए। अगर ये स्टेप देखोगे आप, देखो अगर आप देखते हो सिर्फ पहला तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर दूसरा देखते हो तो एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। और अगर दोनों स्टेप मिला दें तो एंडो ही होगा। इस बात का मतलब हुआ जितनी एनर्जी पहले स्टेप में रिलीज हुई है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, एब्सॉर्ब हो गई जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एक तो ये आपको क्लियर कट यहां पता होना चाहिए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती है, लेकिन फर्स्ट मेंबर एक्सेप्शन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, लेकिन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, लेकिन गेन एंथैल्पी सल्फर की है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, लेकिन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस की। और इन तीनों ग्रुप में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। एक तो छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रही है, ऊपर से इट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड। हालांकि ये भी हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ थोड़ा रिपल्सन कम है क्योंकि साइज बढ़ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिविटी और गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है और फर्स्ट मेंबर में एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। क्योंकि इसी बेस पे अब एक और भी बात अभी हम करेंगे,
डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टिन टिन और लेड लेड। कार्बन से लेड की तरफ आ रहे हैं हम नीचे, सेम नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरनाइन। पोलोनियम को इसको छोड़ दो, रेडिएट। सभी ग्रुप में जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है, सभी में होता है, साइज बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेक्टर ज्यादा हो रहा है। अब देखिए यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कार्बन कार्बन। अच्छा, कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करो एक बार, ये बहुत समझने की बात है जो यूज होती रहती है हमेशा। कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एक्साइटेड स्टेट में, 2s2 2p2 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो गया, 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों सिंगल बनाएगा। और कार्बन का ग्रुप या सिलिकॉन का ग्रुप जब 4 बॉन्ड बना लेगा तो कोई लोन पेयर इसके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों बॉन्डिंग में यूज हो गए। 15 ग्रुप में आओ, NH2 NP3। अगर हम इसकी नॉर्मल वैलेंसी की बात करें तो 3 है, कार्बन ग्रुप की तो नॉर्मल वैलेंसी ही 4 है, इसका मतलब तो बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, लेकिन इसकी नॉर्मल वैलेंसी 3 है। और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर रहेगा, एक 2 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन ग्रुप की नॉर्मल वैलेंसी 3 है और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे स्टे करेगा। ऑक्सीजन ग्रुप में जब ऑक्सीजन ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4 और नॉर्मल वैलेंसी है 2। तो जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर रहेंगे, हम 2 लोन पेयर रहेंगे। ऐसे सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर रहेंगे। हेलोजन NH2 NP5, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मल वैलेंसी 1 है और जब ये एक बॉन्ड बना लेगा तो 3 लोन पेयर रहेंगे, 3 लोन पेयर, यहां 2 लोन पेयर थे और यहां 1 लोन पेयर थे और यहां 0 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ऐसे नीचे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया हुआ आपने सब। कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी है 4 और कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का पूरा ग्रुप आ गया तो कोई भी लोन पेयर उसमें नहीं होता। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग में यूज हो गए, कोई लोन पेयर उसके पास नहीं है। नाइट्रोजन ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नॉर्मल वैलेंसी 3 है। जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर रहेगा सेंट्रल एटम पे, 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर। 16 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रहेंगे।
जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर होंगे, और जब वो 2 लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड बना दिया, 2 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम। 17 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 है। नॉर्मल वैलेंसी 1 है ग्राउंड स्टेट में। अगर एक बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर रहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन की जब चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे तो इट हैव नो लोन पेयर। नाइट्रोजन के 5 में से 3 ही बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं तो 1 लोन पेयर रहेगा, और ऑक्सीजन के 6 में से 2 बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि 2 लोन पेयर है, और हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि 3 लोन पेयर है। और अब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड हो जाता है वीक। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, देन सिलिकॉन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम जर्मेनियम, और देन टिन और टिन, और देन लेड और लेड। कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है? सिलिकॉन की है। जर्मेनियम का बॉन्ड और वीक हो गया, टिन का और वीक हो गया, और लेड का और वीक हो गया। कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है 14th ग्रुप में। लेकिन 15th ग्रुप में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की बजाय फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन। लेकिन 15 ग्रुप में नाइट्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉस्फोरस है। अगर हम यानी कि सीक्वेंस की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फिर वीक हो गया आर्सेनिक आर्सेनिक का, वीक हो गया एंटीमनी का और वीक हो गया, और बिस्मिथ बिस्मिथ का और वीक। 16 ग्रुप में बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सल्फर सल्फर का है, ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सल्फर सल्फर का है, फिर सेलोनियम, फिर टेलोनियम, फिर पोलोनियम, और 17 में फ्लोरीन फ्लोरीन से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का वीक है, और आयोडीन का और भी वीक। ये सब क्या है? बॉन्ड स्टेबिलिटी। और हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। तो नॉर्मल तो ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम पहले दोनों मेंबर को कंपेयर करें तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है 15 ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन कार्बन का है, और सिंगल बॉन्ड जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होगी। ऑलरेडी हमने ये प्रॉपर्टी की हुई है कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन क्या कार्बन के ग्रुप में हमने की थी। कैटिनेशन पावर क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने ही एलिमेंट से जुड़ने की जो पावर है, जो प्रॉपर्टी है। 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर है, और उसका रीजन आपने बताया था बिकॉज कार्बन, एंड दैट इज व्हाई कार्बन में वेरी हाई नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन बताया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 347 किलो जूल के लगभग है। तो कार्बन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिलिकॉन का वीक है, जर्मेनियम टिन का और वीक है, लेड का और वीक है। तो कार्बन है हाईएस्ट कैटिनेशन पावर।
अब 15 ग्रुप में अगर हम आते हैं तो जैसे यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे फॉस्फोरस फॉस्फोरस। ये ऑब्जर्वेशन की बात है। 16 ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सल्फर सल्फर का है। 17 ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन का है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे कम है। सबसे कम तो नहीं, सबसे कम तो आयोडीन की है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो इन पहले दिन का रीजन देखो, ये तो ठीक है, एक्सेप्शन आ गया, दिस इज एक्सेप्शनल केस। ये तो नॉर्मल है, कार्बन का ज्यादा होना चाहिए, कार्बन का है। यहां देखो होना चाहिए था किसका ज्यादा, जिसका साइज छोटा है, लेकिन है किसका, जिसका साइज बड़ा है। रीजन देखिए, जो रीजन क्या है, छोटा साइज है, लोन पेयर रिपल्सन है। छोटा साइज है, लोन पेयर रिपल्सन। लेकिन जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में आ गए, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से लोन पेयर की रिपल्सन कम होगी। फ्लोरीन से क्लोरीन में आ गए, ऑक्सीजन से सल्फर में आ गए, साइज बढ़ गया। अभी जो आप एक बात कर रहे थे ना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो कम क्यों थी, क्योंकि फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है। फ्लोरीन का साइज तो छोटा इसलिए है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है। आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए कम है कि इसमें अट्रैक्शन कम है। आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए कम है कि अट्रैक्शन कम है, बड़ा साइज होने की वजह से। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए कम है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है बिगर स्मॉलर साइज होने की वजह से। वही बात यहां पे है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ तो कम है, लेकिन बॉन्ड फिर भी वीक है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है। क्लोरीन में आयोडीन की क्यों वीक है, यह साइज बड़ा है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों है, लगभग 158 किलो जूल पर मोल। 158 किलो जूल पर मोल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, फ्लोरीन की। और आयोडीन की 151 किलो जूल। इसकी 243 की लगभग है, इसकी 200 के लगभग हो गई। तो फ्लोरीन की भी कम और आयोडीन की भी कम। फ्लोरीन की क्यों कम, क्योंकि छोटा साइज होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी लोन पे, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। आयोडीन की क्यों कम, या तो लोन पे रिपल्सन बहुत कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। Iodine have less bond dissociation energy because it have larger size, more bond length. And fluorine have less bond dissociation energy because due to smaller size, lone pair reflection will take place. वही बात ऑक्सीजन में है। टेलुरियम की कम इसलिए है क्योंकि साइज बड़ा है, लेंथ ज्यादा है। ऑक्सीजन की कम इसलिए है क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन हो जाती है। नाइट्रोजन की कम इसलिए है कि लोन पेयर रिपल्सन है। एंटीबॉडी मिश्रित की कम इसलिए है क्योंकि साइज बड़ा है। फास्फोरस में रिपल्सन भी ज्यादा नहीं है, साइज भी बड़ा नहीं है। सल्फर और क्लोरीन में भी वही बात है, इनका साइज इतना बड़ा भी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, और इतना छोटा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाए। नेट बात यह है, अगर हम सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, सिंगल बॉन्ड की, आप डबल ट्रिपल तो नहीं करोगे, आप सिंगल से डबल को कंपेयर करोगे तो डबल स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रिपल और भी स्ट्रॉन्ग होगा। हम सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, और जिस एलिमेंट का सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होगी। 14 ग्रुप में कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, दैट इज व्हाई कार्बन हैव हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है 14 ग्रुप। कार्बन बॉन्ड भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेंथ सबसे कम है। 15 ग्रुप में सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरस है, इसलिए कैटिनेशन पावर 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की है।
नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। ऑक्सीजन में 16 ग्रुप में हाईएस्ट कैटिनेशन पावर सल्फर की है। साइज सबसे छोटा ऑक्सीजन का है, बॉन्ड लेंथ भी कम है, लेकिन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फर का है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है लोन पेयर की वजह से, इस वजह से तो हाईएस्ट कैटिनेशन पावर सल्फर की है। और 17 ग्रुप में हाईएस्ट कैटिनेशन पावर क्लोरीन की है, हालांकि सारे डायटोमिक में एग्जिस्ट होते हैं, ये भी F2, Cl2, Br2, Y2, लेकिन फिर भी अगर हम कैटिनेशन पावर की बात देखें, प्रॉपर्टी की बात देखें, तो क्लोरीन की ज्यादा है। हालांकि ऑल ऑफ दे आर एग्जिस्ट एज डायटोमिक स्टेट। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता दी आपको, क्लोरीन की ज्यादा है इसमें सबसे, यहाँ सल्फर की, यहाँ फास्फोरस की, यहाँ आर्गन की। और वैसे अगर हम देखते हैं लेंथ का एक और एग्जांपल भी देखते हैं। बॉन्ड लेंथ जितनी कम है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन की लेंथ सबसे कम है सिंगल बॉन्ड में, तो बॉन्ड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। कार्बन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 347 किलो जूल के लगभग है पर मोल, 347 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन में कम हो जाती है, 159 ही है नाइट्रोजन में, 159 किलो जूल। हालांकि नाइट्रोजन का साइज कार्बन से छोटा है, और कार्बन से जब छोटा साइज है तो बॉन्ड लेंथ तो नाइट्रोजन में कम है, फिर भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। दिस इज अगेन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। और यहाँ पे कम और बढ़ जाएगी, फिर यहाँ 213 किलो जूल के लगभग है। फॉस्फोरस का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, आर्सेनिक का फिर कम हो गया, वो तो फिर नाइट्रोजन से भी कम हो गया। तो अब देखो कार्बन से नाइट्रोजन में साइज कम हुआ है, फिर भी डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई लोन पेयर रिपल्सन। यहां से यहां साइज बढ़ा है, बॉन्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो नॉर्मली छोटा साइज होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल एक बात देख रहे हैं हम यहाँ। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आर्सेनिक का बॉन्ड फिर वीक हो गया, एंटीमनी और बिस्किट में और वीक हो गया। क्लोरीन का अभी हमने देखा 158 किलो जूल है, क्लोरीन की 243 के लगभग है, इसकी 200 के लगभग है, शायद 193 किलो जूल। और आयोडीन की और कम है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन में आए तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। फ्लोरीन का कम इसलिए है कि डिसोसिएशन एनर्जी कम इसलिए है कि लोन पेयर रिपल्सन है। क्लोरीन से ब्रोमीन में फिर आए तो बॉन्ड फिर वीक हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ फिर वीक हो गया। तो ये लार्जर साइज होने की वजह से, तो ये आपको देखने हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये मतलब एक में कंपेयर नहीं करना हमें कि सिर्फ एक बात हम देख लेंगे एज साइज इंक्रीज, यहाँ हम एक लेके चल रहे हैं, इंडिविजुअल बात लेके चल रहे हैं। कार्बन से सिलिकॉन में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, और ये एक्सेप्शनल बातें आपको देखनी पड़ेगी। इनके ये मैंने ट्रेंड ले रखे, जहां पे एक्सेप्शन आया उसका रीजन भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं एनोट्रोपिज्म, एनोट्रोप्स। तो कैटिनेशन पावर हमने कर ली, 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की है, 15 में सबसे हाईएस्ट कैटिनेशन पावर फास्फोरस की है, 16 में सल्फर की है, 17 में क्लोरीन की है। हालांकि 17 सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ये डायटोमिक, ये टेट्रा, ये ऑक्टाटोमिक, ये डायटोमिक, ये ऑक्टा, ये सारे डाई। और 18 ग्रुप तो सारा मोनोटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एनोट्रोप्स, एनोट्रोपिज्म। When same element exists more than one form, the property is known as enotropy. और नॉन मेटल्स इसमें शायद एंटीमनी को छोड़ के सारे एनोट्रोप शो करते हैं। इसमें भी ओजोन, ऑक्सीजन का भी आप देखते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस के तो कौन है, एक तो आपका व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस,
इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे वो सब आप कर लोगे। व्हाइट फॉस्फोरस इट एग्जिस्ट एज ए P4 टेट्राहेड्रा, ऐसे एक ग्रुप है। सेपरेट टेट्राहेड्रा है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, P4। Each phosphorus make 3 single bond with other 3 phosphorus। नाइट्रोजन की तो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाने की केमिस्ट्री है, तो वो तो एग्जिस्ट होता है N2, लेकिन फास्फोरस एग्जिस्ट होता है P4। नाइट्रोजन तो अपनी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है ट्रिपल बॉन्ड बना के। नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वैसे भी वीक है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 बट फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4। और इसीलिए आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस है लेकिन फास्फोरस P4 सॉलिड है। अब जो P4 है, एक और बात इसमें देखिए, व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव फास्फोरस। जितनी भी फास्फोरस के एलोट्रोप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट फास्फोरस। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इट स्पॉन्टेनियसली बर्न, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो अपने आप बर्न हो जाएगा, P4O10 बन जाएगा, P2O5 डायनाइज हो गया P4। That is why phosphorus is stored in water। जैसे सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, ऐसे व्हाइट फास्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं, एयर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम को तो वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वाटर के साथ रिएक्टिव है। फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है लेकिन एयर के साथ हाईली रिएक्टिव है, इसलिए, और उसमें भी व्हाइट फास्फोरस। और कारण क्या उसका, ये जो एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री इस, और ये भी 60 डिग्री। फास्फोरस ने जो 3 बॉन्ड बनाए अलग अलग फास्फोरस के साथ, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये तीनों 60 डिग्री के एंगल है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एंगल होना चाहिए 109.5। P4 टेट्राहेड्रा में एंगल 109.5 होना चाहिए। तो जितना नॉर्मल एंगल होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है या कम है, उसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो उस स्ट्रेन की वजह से इट इज हाईली रिएक्टिव। रेड फास्फोरस में थोड़ा, ये तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस में थोड़ा सा केज जो है वो खुल जाता है, ओपन केज, तो थोड़ा एंगल स्ट्रेन कम हो जाती है, एंगल स्ट्रेन थोड़ी कम हो जाएगी। जितनी रिपल्सन 60 के एंगल पे हो रही थी, ये वाला केस खुल जाता है, ये इधर और ये इधर, आगे एक चेन की तरह से बन जाता है। तो ये जो था इधर का, ये हट गया जो ये था, और ये बॉन्ड यहां आ गया, तो थोड़ी रिपल्सन कम हो गई, जो एंगल स्ट्रेन थी वो थोड़ी रिड्यूस हो गई। 60 डिग्री वाला जो एक एंगल है वो खत्म हो गया, एक चेन की तरह बनता है रेड फास्फोरस। ये तो व्हाइट है, व्हाइट में तो हर फास्फोरस अलग अलग है, P4, लेकिन यहाँ पे एक चेन बन गई, तो ये क्लोज भी आ गई, इनकी पैकिंग भी क्लोज हो जाएगी, नजदीक नजदीक आ गए। ये P4 दूर थे क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ बॉन्ड बन गया। तो डेंसिटी भी रेड की ज्यादा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी रेड का ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। और ब्लैक में तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ब्लैक में तो लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो केस है ये दोनों साइड ओपन हो जाएगा, तो एंगल स्ट्रेन और रिड्यूस हो जाएगी, पैकिंग और क्लोज हो जाएगी। ऐसे ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ऐसे ये आगे जुड़ जाएगा, इधर ये इधर। तो ये एंगल स्ट्रेन जैसे ये था P4, अब ये स्ट्रेन कम हो जाए और ये भी कम हो जाए। जितना इसके जो इंटरनल बॉन्ड है साइड में पॉलीमराइज हो जाते हैं, उतना स्ट्रेन कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें व्हाइट, रेड और ब्लैक में स्ट्रक्चर P4 टेट्राहेड्रा सेपरेट,
पॉलीमर, चेन, और ये सीट की तरह से एग्जिस्ट होता है, 2 डायमेंशन की तरह से एग्जिस्ट होता है। ज्यादा रिएक्टिव सबसे व्हाइट है, लेस रिएक्टिव ये और भी कम रिएक्टिव। रेड फास्फोरस को तो जब हम हीट करके बर्न करते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन देते हैं तब बर्न होता है। माचिस होती है ना, माचिस मैच बॉक्स में जो बना रहता है, जो फायर कैच करता है वो रेड फास्फोरस होता है। थोड़ा रबिंग करेंगे तब फायर कैच करता है। व्हाइट वाला तो अपने आप ही कर जाता है। मेटलिक वाले पॉइंट ज्यादा होंगे, व्हाइट से ज्यादा रेड के, रेड से ज्यादा ब्लैक के, और डेंसिटी भी ज्यादा होगी। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस आर द 3 एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। ओजोन एंड ऑक्सीजन, O2 and O3 are the 2 allotropes of oxygen। हालांकि दोनों ही गैसेस फॉर्म में है, एटॉमिसिटी का डिफरेंस है यहाँ। 3 एटम है, एक में 2 एटम। सल्फर में रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक, एक होती है प्लास्टिक सल्फर, वैसे अमारफस होती है। ये अमारफस का मतलब कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, और ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर होते हैं। रोमिक ज्यादा स्टेबल होती है, रोमिक में ऐसे होता है, पकड़ सबसे होता है रोमिक सल्फर। निडल टाइप के क्रिस्टल ऐसे बनता है, W टाइप का बना हुआ, S8। वैसे सल्फर S2 से लेके S20 तक एग्जिस्ट होता है। S2 तो गैसेस स्टेट में होता है, S6 भी बनता है, लेकिन मेजर S8 बनता है। निडल टाइप के क्रिस्टल इसके बनते हैं ऐसे रोम्बिक में, इट इज मोर स्टेबल। और मोनोक्लिनिक में हेक्सागोनल क्रिस्टल ऐसे बनता है मोनोक्लिनिक। ट्रांस टाइप का अरेंजमेंट है यहाँ पे, यहाँ ट्रांस टाइप का है, 6 टाइप का। रोम्बिक इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक। मैटिक वाले में रोम्बिक के ज्यादा है, डेंसिटी भी रोम्बिक की ज्यादा है, मोनोक्लिनिक। और प्लास्टिक सल्फर तो क्या करते हैं, सल्फर के वेपर को एकदम से कूलिंग कर देते हैं, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो नहीं पाते, इरेगुलर रह जाते हैं, तो वो हमारे पास। सो दिस इज अबाउट द एलोट्रोप ऑफ सल्फर। एलोट्रोप ऑफ नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, एलोट्रोपिज्म, कार्बन के एलोट्रोप जैसे हमने किए थे। तो ये सब का फिजिकल प्रॉपर्टी 15, 16 और 17, एक तरह से 18 ग्रुप को हमने छोड़ रखा है। 18 ग्रुप को हम अलग से करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बनाता नहीं है। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, हालांकि लास्ट में हमने फिजिकल और केमिकल मिक्स ही किया है, और ये सारी वो बातें हैं जो पहले भी हमने की हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कर लिया, चाहे एस ग्रुप में कर लिया, पी ग्रुप। अब हमें करने हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें करना है हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड और जो स्पेशल कुछ कंपाउंड हो।